हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक यानी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम 5 अप्रैल यानी कल के एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कल 5 अप्रैल 2022 साइंस एंड कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 यानी आय एवं रोजगार का निर्धारण चैप्टर से मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं, जो कल 100% आएगा, यहीं से आएगा। देखिए आगे, पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट है उपभोग फलन। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपभोग फलन, कंज्यूमशन फंक्शन। उपभोग फलन को परिभाषित करें, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आगे दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बचत फलन, सेविंग फंक्शन, बचत फलन। आगे देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपभोग प्रवृत्ति एवं बचत प्रवृत्ति में अंतर। उपभोग प्रवृत्ति एवं बचत प्रवृत्ति में अंतर। आगे देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में एपीसी कहते हैं, जिसमें कुल उपभोग एवं कुल आय का अनुपात होता है, यानी एपीसी बराबर C/Y होता है। और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं, जिसमें कुल उपभोग में परिवर्तन एवं कुल आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, यानी एमपीसी बराबर ΔC/ΔY होता है। आगे देखिए बचत प्रवृत्ति के प्रकार। बचत प्रवृत्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला औसत बचत प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में एपीएस कहते हैं, जिसमें कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात होता है, यानी एपीएस बराबर S/Y होता है। आगे देखिए 2 नंबर सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में एमपीएस कहते हैं, जिसमें कुल बचत में परिवर्तन एवं कुल आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, यानी एमपीएस बराबर ΔS/ΔY होता है। आगे देखिए, आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी एवं औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीएस में संबंध। एपीसी एवं एपीएस में संबंध, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा। दोनों का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है। इसका प्रूफ को देख लीजिए, प्रमाणित किया हुआ है, देख लीजिए बढ़िया से। आपको प्रमाणित करके दिखा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, आगे है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस में संबंध, दोनों का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है, यानी एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1 होता है। इसका भी प्रमाण को देख लीजिए, ये भी प्रूफ किया हुआ है। एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1, बढ़िया से देख लीजिए, एकदम क्लियर लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, काट कूट नहीं कीजिएगा। देखिए बढ़िया से, यानी आपको याद रखना है एमपीसी एवं एमपीएस में संबंध एक ठो हुआ, और दूसरा एपीसी एवं एपीएस में संबंध। दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, पक्का 100% आएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग का टॉपिक है निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश किसको कहते हैं, वर्णन करें। निवेश क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में जब पूंजी और अन्य साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है तो इस स्थिति को निवेश कहते हैं। सामान्य बोलचाल का भाषा में जब कोई महाजन पूंजीपति अपने पूंजी को
अन्य अलग अलग साधनों को विभिन्न कार्यों में लाभ और आय प्राप्त करने के लिए लगाता है तो उसको निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निवेश दो तरीके का होता है, निवेश दो प्रकार का होता है। पहला निजी निवेश, दूसरा सार्वजनिक निवेश। निजी क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों द्वारा, प्राइवेट कंपनियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निवेश किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में समाज कल्याण एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण एवं आर्थिक विकास करना होता है। यानी निवेश का दो प्रकार, पहला निजी निवेश यानी प्रेरित निवेश, दूसरा सार्वजनिक निवेश यानी स्वतंत्र निवेश। ठीक है, देखिए बारी बारी से दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं। निवेश का दो प्रकार होता है, पहला देखिए प्रेरित निवेश, निजी निवेश। ठीक है, इसका फिगर देखिए, यह इनकम के साथ बढ़ता है। निजी निवेश और निजी व्यक्ति का इनकम में पॉजिटिव संबंध होता है। निजी व्यक्ति का जितना इनकम होगा उतना अधिक निवेश करेगा। आगे देखिए स्वतंत्र निवेश यानी सार्वजनिक निवेश, जो सरकार द्वारा किया जाता है, जो निजी व्यक्ति के आय से स्वतंत्र होता है। यह हम लोगों के आय पर डिपेंड नहीं करता है। सरकार जब पैसा का इन्वेस्ट करती है तो उसका लाभ सब कोई उठा सकता है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास करना होता है। फिगर देखिए, चाहे किसी का इनकम बेसी है चाहे इनकम कम है, सरकार का निवेश कांस्टेंट रहेगा, इसलिए तो इसको स्वतंत्र निवेश कहते हैं। आगे देखिए प्रेरित निवेश एवं निजी निवेश मतलब स्वतंत्र निवेश में अंतर। प्रेरित निवेश एवं स्वतंत्र निवेश में अंतर बढ़िया से देख लीजिए, एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा बढ़िया से। आगे देखिए, आगे है निवेश गुणक, आगे है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर। निवेश गुणक क्या है? निवेश गुणक एग्जाम में आएगा ही, 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन आएगा। निवेश गुणक किसे कहते हैं? कीन्स का निवेश गुणक, J.M. कीन्स का निवेश गुणक का सिद्धांत निवेश एवं आय के बीच संबंध को स्थापित करता है, अर्थात आय में परिवर्तन डेल्टा वाई एवं निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। इसे कैपिटल K से सूचित किया जाता है, गणितीय रूप में K बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, यानी निवेश गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। देखिए एक एग्जाम्पल दे दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिए बढ़िया से। आगे देखिए, आगे है निवेश गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के साथ संबंध। ये क्वेश्चन 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीन्स का निवेश गुणक MPC एवं MPS के साथ संबंध रखता है, संबंधित होता है। देख लीजिए फॉर्मूला होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC यानी 1/MPS। इसका प्रमाण भी किया हुआ है, प्रमाणित किया हुआ है, देख लीजिए, प्रूफ किया हुआ है, बढ़िया से देख लीजिए। आगे है सामूहिक मांग, समग्र मांग। सामूहिक मांग मतलब समग्र मांग, कुल मांग, एग्रेजेट डिमांड, AD एग्रेजेट डिमांड। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। सामूहिक मांग एग्जाम में 100% आएगा ही, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए ठीक है, इसका फिगर देखिए, इसका फिगर देखिए। लोगों का इनकम एवं सामूहिक मांग के बीच पॉजिटिव संबंध होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सामूहिक मांग बढ़ेगा। आय रोजगार बढ़ने से सामूहिक मांग का स्तर बढ़ता है। आगे देखिए, सामूहिक मांग के संघटक, सामूहिक मांग के निर्धारक घटक यानी संघटक। पहला बंद अर्थव्यवस्था में AD बराबर C + I, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था में
AD बराबर C+I+ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, चलिए आगे आगे है आपका से का बाजार नियम क्या है। JB से का बाजार नियम क्या है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री JB से ने अपनी पुस्तक क्रिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू में एक नियम का प्रतिपादन किया है जिसे से का बाजार नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। JB से द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम है क्रिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू। एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा। और JB से का नियम है पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। देखिए इसका एक्सप्लेन क्या हुआ है, इसका एक्सप्लेन को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है परंपरावादी विचारधारा और केन्सियन विचारधारा की व्याख्या कीजिए। परंपरावादी विचारधारा JB से दिया है और केन्सियन विचारधारा जॉन मॉडर्न किन्स दिया है। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स दिया है, JM किन्स। परंपरावादी विचारधारा JB से द्वारा दिया गया है और केन्सियन विचारधारा JM किन्स ने दिया है। देख लीजिए दोनों का विचारधारा नोट में दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका किन्स के रोजगार सिद्धांत के मुख्य बातें बताइए। किन्स का रोजगार सिद्धांत का मुख्य बातें क्या है। यह प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक में 2 से 3 बार आ चुका है। 2018 में, 2020 में आ चुका है। ठीक है, 2015 में आ चुका है। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है तो सरकार द्वारा विभिन्न तरह का उपाय किया जाता है, उसका वर्णन करना है। देखिए, नंबर 1 लाभ में सहभागिता, नंबर 2 संसाधनों की उपलब्धता, नंबर 3 आधारभूत संरचना का विकास करना, नंबर 4 सुरक्षा की गारंटी, नंबर 5 कानूनी नियमों में पारदर्शिता। आगे देखिए टॉपिक है बचत के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। बचत के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, 2015 में आया था, 2015 में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। यानी बचत का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है। पहला आय स्तर है, दूसरा दूरदर्शिता है, तीसरा मनुष्य का प्रकृति है, चौथा बचत करने की इच्छा है और पांचवा अनुकूल परिस्थितियां हैं, मतलब सिचुएशन। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है प्रत्याशित निवेश एवं यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। प्रत्याशित निवेश एवं यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है, मॉडल सेट में दिया गया है। आगे देखिए, आगे है प्रत्याशित उपभोग एवं यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। प्रत्याशित उपभोग एवं यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। यह भी क्वेश्चन मॉडल सेट में आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए हो गया, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।